चलिए देखिएगा, ये कह रहा है हम लोग को, फिर से एक बार समझ लेते हैं ना। चैप्टर 4 कह रहा है आपका कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चार्ज जब मूव करता है उस समय उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इस चैप्टर का नाम ये है कि चार्ज जब मूव कर रहा है उस समय, और मैग्नेटिज्म, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है उसमें क्या क्या आपका रिलेशन है, इसको समझना है। दूसरा टॉपिक था इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnetism, there are two words, electro and magnetism. Electro means related to charge and magnetism means related to magnet. मतलब दोनों को यहाँ पर एक जगह जो है कनेक्ट किया गया कि जो चार्ज है वो जब फ्लो करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो देखिएगा, दैट ब्रांच ऑफ डील्स विथ ए राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो किस चीज को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बना किसके कारण, तो ड्यू सर स्क्रीन में दिख रहा है। दिख रहा दिख रहा है सर। दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा सर। तो आप दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा अब दिख रहा है। तो यहाँ कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ना, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ ए राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना सकते हैं, किसके कारण, ड्यू टू पासेस ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दूसरा उपाय है कि मैग्नेट रख दीजिए तो भी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, लेकिन यहाँ हम उस चीज का बात नहीं करेंगे। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट पास करा के आपको बनाना है। डील्स विद ए राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बने। और कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ड्यू टू पासेस ऑफ करंट, करंट पास कराकर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले शुरुआत कब हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको अभी हम लोग वीडियो में समझ रहे थे, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, उस पर उन्होंने क्या किया कि 1820, देखिएगा इसको भी हम समझा रहे थे कि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1820, समझ रहे हैं। 1820 मतलब आपका जो है एक दो पीढ़ी पहले का बात हो, कि पापा उसके जो है दादाजी परदादा अगर चले जाइएगा तो 1820 ईस्वी में वो लोग होंगे, है ना। 50-50 साल भी जोड़िएगा तो आपका जो है 4 साल, 4 पीढ़ी पीछे चले जाइएगा तो 1820 में पहुंच जाइएगा, है ना। तो हो सकता है आपके दादाजी भी 1820 तरफ होंगे। इन 1820 बहुत पुरानी बात नहीं है। इन 1820 ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंटली सॉज दैट, उन्होंने क्या दिखाया कि द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर, अगर किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, डिफ्लेक्शन, उसके कारण आपका जो है डिफ्लेक्शन होता है इन द मैग्नेटिक कंपास। अगर मैग्नेटिक कंपास उसके सामने रख दें और किसी तार में हम लोग करंट गुजारे तो उसमें डिफ्लेक्शन होने लगता है। डिफ्लेक्शन होने का क्या अर्थ है, अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि जब करंट पास किया तार में तो उससे भी आपका मैग्नेटिक फील्ड बना। देखिएगा, लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वायर, तार से जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा काउजेज डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होगा, और वो आपका कंपास कहाँ होना चाहिए, तो इन द मैग्नेटिक कंपास नीडल्स हेल्ड नियर द वायर। ऐसा नहीं कि आपको जो है तार से बहुत 10 किलोमीटर आगे रख दीजिएगा, 1 किलोमीटर आगे रख दीजिएगा तो वहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सामने रखिए ताकि उसका मैग्नेटिक फील्ड वहां तक पहुंच सके। तो दैट इज करके लिखा है कि द करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आपका जो है कोई तार में करंट पास कर रहा है तो उसके चारों तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो ऐसा सुने होंगे कि जब कोई तार आपका हाई वोल्टेज वाला तार आपका जो है गुजर रहा होता है तो हाई वोल्टेज वाला तार जो है खींच लेता है, तो बच्चा लोग को बताया जाता है ऐसे कि वहाँ बहुत मतलब ज्यादा वोल्टेज वाला तार जा रहा है, उसके सामने जाने से क्या करता है, तो खींच लेगा। नहीं जी सर, ऐसे बोलता ऐसे डराया जाता है, ऐसा सुने हैं कभी? हाई वोल्टेज वाला तार जा रहा है तो उसके सामने जाने से खींच लेगा, ऐसा कुछ। जैसे 33 लाख जाता है उस सबके सामने बोलता है कि नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जाने से वहां से क्या होगा, उसको खींच लेगा, उसको जो है अट्रैक्ट कर लेगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका उसी टाइप का बात है कि वहां जो आपका तार से
करंट जा रहा है तो करंट के गुजरने से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, सचमुच एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो लोहा वगैरह का कुछ सामान होगा तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। तो एक तरह से वो जो चीज है वो आपका एक तरह से सही भी है। हाँ, तो उसी को देखिएगा एक्सपेरिमेंट में हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर नीचे आपका जो है मैग्नेटिक कंपास लिए है, देखिएगा ये वाला जो है ऐसे करके मैग्नेटिक कंपास लिए है, जिसका इधर साउथ पोल है, इधर आपका नॉर्थ पोल है। ठीक, यहाँ नीचे लिखा भी हुआ होगा, देखिएगा मैग्नेटिक कंपास लिखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास। हाँ, ऊपर में आप देखिएगा, फिगर को थोड़ा और ऊपर कीजिए, उसमें देखिएगा। हाँ ठीक है, पहले ऊपर समझ लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आपका जो है एक सेल लगा दिए, एक सेल लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आर पर होता है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा दिए। की हो गया, जैसे की को क्लोज कीजिएगा तो यहाँ आपका जो है प्लस से माइनस के तरफ आपका जो है करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। आप समझिएगा, नीचे यहाँ से करंट का फ्लो जब आपका शुरू हुआ तो नीचे हम लोग क्या किए, एक मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रख दिए। ये वाला जो है उसका बेस है, और ये जो आपको ऐसे रेड कलर में दिख रहा होगा ये वाला जो है वो आपका एक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास पोल होता है, एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं। सर कहीं से आवाज आ रहा है। नहीं, यही जो है कट गया था। अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। अभी अब दिख रहा है सर। दिख रहा है, चलिए देखिए। तो जैसे यहाँ से करंट फ्लो किया तो से क्या हुआ कि ये जो आपका मैग्नेटिक कंपास था वो रिफ्लेक्ट करने लगा। पहले की पोजीशन देखिएगा, पहले आपका जो है ये पोजीशन आपका ऐसे रेड कलर में जो बना हुआ है ये पोजीशन था, उसके बाद हुआ तो इसका पोजीशन देखिएगा चेंज हो गया। ये थोड़ा सा आपका जो साउथ पोल जो यहाँ था वो नीचे की तरफ फंस गया, और जो नॉर्थ पोल था वो आपका ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया। ये एक्सपेरिमेंट अभी जो हम लोग कर रहे थे उसमें भी ये चीज बताया जा रहा था कि वो अपना डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, मुड़ने लगेगा। नॉर्थ पोल जो है आगे की तरफ चला गया और साउथ पोल अगर आप देखिएगा वो नीचे चला गया। तो यहाँ जो है प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि क्या हुआ जिसके कारण इस तरह का चीज देखने को मिला। तो हॉस्टेल ने समझाया कि नहीं, यहाँ से जो तार है, ये जो तार है इससे जो करंट गुजरा, इस करंट से क्या हुआ कि यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बना। जैसे मैग्नेट रखने से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वैसे करंट गुजरने से भी एक मैग्नेटिक फील्ड बना, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपने जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट रिपेल किया, जिसके कारण ये आपका ऐसे मुड़ गया। तो इस तरह से आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का शुरुआत हुआ कि करंट पास करके भी हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग जो है एराइज कर सकते हैं। तो देखिएगा ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्या किया गया, इसका उल्टा डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराया गया। तो फिगर होगा आपके पास, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका सेल है इसका टर्मिनल को एक्सचेंज कर दिया गया। इधर पिछला बार इधर प्लस 40 था, अब इधर आपका प्लस आ गया है और इधर आपका जो है माइनस आ गया, उसको आपस में इंटरचेंज कर दिए। इधर की लगा दिए, इधर रेजिस्टेंस, इधर आपका रेजिस्टेंस लगा दिए, और करंट का फ्लो जो है उसका उल्टा डायरेक्शन में किए। पिछला बार करंट का डायरेक्शन देखिएगा इससे उल्टा था, तो जब इसके सामने मैग्नेटिक कंपास लगाए ना तो कहानी उल्टा हो गया। पिछला बार क्या था कि नॉर्थ पोल जो था वो ऊपर की तरफ गया था और साउथ पोल नीचे आया था। अब क्या हुआ कि जो नॉर्थ पोल पहले यहाँ था वो नीचे चला गया और साउथ पोल जो आपका नीचे था वो ऊपर चला गया। तो इस तरह से जब करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया तो जो डिफ्लेक्शन था उसका भी डायरेक्शन आपका बदल गया। पिछला बार आपका नॉर्थ पोल ऊपर गया था, साउथ पोल नीचे आया था, अगर डायरेक्शन बदल देते हैं तो साउथ पोल ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ पोल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरीके से किया गया। कभी जो है उसका पोलैरिटी चेंज कर दिया गया कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करेंगे तब कैसे चलेगा, इस करके देखें। तो ये चीज हम लोग को समझ में आया। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, तो उस कंक्लूजन पर अगर जाएंगे तो कह रहा है कि पासिंग करंट, जब किसी तार से करंट पास करता है तो पासिंग करंट एराइजेज मैग्नेटिक फील्ड। ये लाइन आपको याद रखना है कि पासिंग करंट एराइजेज मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब कोई तार से करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस तरह से आपका एक नया चीज हम लोग को समझ में आया 1820 ईस्वी में
कि जब करंट पास करेगा किसी तार में तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब समझिएगा, अब इसी पर हम लोग आगे पूरा चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो कितना बनेगा, उसका इंटेंसिटी कितना होगा, इस सब चीज के बारे में हम लोग थोड़ा अलग अलग, ये अलग अलग टाइप का अगर जो है डिवाइसेस होंगे तो उससे आपका जो है कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो ये आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या क्या यूजेस है, ये सब पर पूरा आपको जो है आगे डिस्कस करना है। मतलब पूरा फोकस इसी पे होगा कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेट के कारण नहीं बनेगा, वो आपका जो है किसी करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले भी पढ़े हैं, नीचे क्लास में भी आपको पढ़ना था, 10 क्लास में भी, यहाँ भी थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, तो कोई मैग्नेट के, अगर मैग्नेट के रिस्पेक्ट में पढ़िएगा तो कोई मैग्नेट लिए तो उस मैग्नेट के चारों तरफ इतना बड़ा क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा अगर मैग्नेट ले आए, या अगर चुंबक ये हम लोग जो है लोहा का कोई टुकड़ा ले आए तो उसको अट्रैक्ट कर सके, तो उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा फील्ड जहां तक लाने पर कोई दूसरा चीज को वो अट्रैक्ट कर सके उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस, स्पेस मतलब चारों तरफ का जगह, अराउंड ए कंडक्टर। अब यहाँ मैग्नेट नहीं लेना है, यहाँ आपको जो है कोई तार लेना है, कंडक्टर कैरिंग करंट, कोई कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर दूसरा अगर हम लोग जो है मैग्नेट ले आए, या अगर हम लोग वहां पर कोई जो है मेटल का कोई टुकड़ा ले आए, तो जहां तक में वो खींच सकता है उसको हम लोग कहेंगे कि वो आपका जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट। कंडक्टर कैरिंग करंट, यहाँ समझिएगा, कंडक्टर केवल रख देने से नहीं होगा, उसमें आपका जो है करंट भी आपका पास करना चाहिए। कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, जहां पर रखने पर मैग्नेटिक इफेक्ट दिखे। अब मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने का मतलब क्या है, इसको यहाँ समझिएगा। एक हम लोग तार लिए, देखिए करंट, इसमें आई करंट पास कर रहा है, एक तार लिए जिसमें आई करंट पास कर रहा है, और उसके चारों तरफ देखिएगा एक सर्कल बना दिया गया, इसी सर्कल को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तार के यहाँ इस जगह पर अगर हम लोग जो है कोई लोहा का टुकड़ा रख देंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ, लेकिन इसको हम लोग यहाँ रखेंगे सर्कल के बाहर तो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। उसका एक क्षेत्र होता है कि कितना बड़ा से वो आपका अट्रैक्ट करके ला सकता है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेट रख दिए तो कहीं से भी खींच के ले आएगा, ऐसा नहीं। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें जब वो आएगा तब उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये 3 तरह का टोटल फील्ड जो है वो नेचर में पाया जाता है, जिसको हम लोग 11 क्लास में भी पढ़े थे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के कारण जो फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है उसको हम लोग उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और किसी बॉडी के मास के कारण जो आपका फील्ड बनता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहा जाता है। ये 3 तरह का फील्ड हम लोग के पास जो है मौजूद रहता है, और ये तीनों अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है ना, दिखता नहीं है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये कितना बड़ा बना, ये ऐसा नहीं है कि कोई लाइट जैसा निकलेगा दिखेगा, ऐसा नहीं। बस आपको जो है इसको जानने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, कोई दूसरा मेटल का पार्ट यहाँ ला ला के टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक लाएं, कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ, मतलब इतना दूर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ तक लाएं तो भी नहीं अट्रैक्ट किया। जैसे ही ये वाला बाउंड्री में आएगा इसको अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इतना बड़ा है। ठीक है, समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को? जी सर। सर तो सर वो वायर कवर नहीं होगा तब ना? हाँ, वायर जो है वो आपका कवर नहीं होगा, वायर जो है ओपन वायर है, मतलब जिसमें ऊपर में इंसुलेटर लगा देते हैं वो सी नहीं होगा। देखिएगा आगे यहाँ केवल तार का बात हो रहा है, जो जिस तार में करंट फ्लो कर रहा है, मतलब कवर जो है ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब दूसरा बात उठता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका इंटेंसिटी कितना होगा, कितना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो देखिएगा उसके लिए हम लोग जो है क्या उपाय करते हैं। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाम आपका नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेंसिटी का मतलब ही होता है स्ट्रेंथ, कि कितना ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो आगे इस पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपका सीधे सीधे करंट पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट पास करेगा, जितना हाई वोल्टेज का करंट पास करेगा तार से, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा। मतलब
कि तार में अगर मान लीजिए थोड़ा कम 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट बनेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट पास करा दीजिएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उससे बड़ा हो जाएगा। 20 एम्पियर सीधे कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो जितना बड़ा आपका करंट होगा उतना बड़ा आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो उसका स्ट्रेंथ भी उतना बड़ा होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ से एक नया वर्ड हम लोग सीखेंगे जो काफी आगे तक हम लोग का काम देगा। इट इज डिनोटेड बाय बी। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई अक्षर से डिनोट करते थे और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को याद रखना है थोड़ा सा अलग अक्षर है, इसको कोई रिलेटेड नहीं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई अक्षर से शुरू हो रहा था, चलिए इसीलिए ई से लिया गया, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बी अक्षर से लिया जा रहा है, बी का कोई कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं बी अक्षर नहीं है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई अक्षर से डिनोट कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी अक्षर से डिनोट करेंगे। ऊपर में तीर लगा है, तीर लगाने का मतलब सर होगा आपका आवाज कट रहा है। कट रहा है, वो नेटवर्क छोड़ रहा होगा, है ना। यस सर। जा रही है अभी आवाज? हाँ जी सर सर। अब आ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं इसे हम लोग। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को जो डिनोट किया जाता है तो इसका डिनोटेशन जो है वो बी अक्षर से है, जो कि थोड़ा सा अलग है, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चलिए ई से शुरू हो रहा था तो वहां समझ में आ रहा था बात कि इलेक्ट्रिक ई अक्षर से शुरू हो रहा है इसलिए ई से था, लेकिन यहाँ तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी से शुरू हो रहा है और बी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब उसको जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं, थोड़ा अलग टाइप से ही इसको डिनोट किया गया है बी से। ऊपर में देखिएगा तीर लगा हुआ है, तो तीर लगने का क्या अर्थ होता है? वेक्टर ना। जब ऊपर में तीर लगा देते हैं तो उसका मतलब वो जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर नहीं है, यही ना। जी सर। तीर लगाते हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। तो यहाँ लिख भी दिया है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक डायरेक्शन होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसका एक डायरेक्शन होता है, साउथ से नॉर्थ के तरफ जाता है, इसलिए इसका जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा और जिसका डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। चलिए लिखेंगे इसके आगे क्या कह रहा है कि द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा, जैसे हम लोग जो है यूनिट का बात करेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मापते थे तो उसको हम लोग जो है अलग तरीके से मापते थे, वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा तो उसको अलग तरीके से मापते हैं। इसको मापने का जो यूनिट है वो होता है टेस्ला। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग जब लिखेंगे तो उसको लिखेंगे 5 टेस्ला 10 टेस्ला, इस तरह से करके हम लोग उसको जो है लिखते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होता है वो टेस्ला होता है। आपका टेस्ला जो है वो नाम है साइंटिस्ट का, उन्होंने इस पर जो है वो आपका काम किया था, इसलिए इस पर जो है इनका जो है टेस्ला के ही नाम पे उसको जो है रख दिया गया है, विच इज डिनोटेड बाय टी। कैसे डिनोट करेंगे तो कैपिटल टी अक्षर से इसको डिनोट करेंगे। आगे कह रहा है देखिएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, और एक नाम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ज्यादातर यही दोनों वर्ड का यूज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक। सर ऊपर कीजिए उसको, सर ऊपर की तरफ इसको। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ सर। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो टेस्ला में आपका जो है इसको जो है डिनोट किया जाता है, थोड़ा सा अलग वर्ड है, इसको भी ध्यान रखिएगा, टेस्ला। हाँ, और इसका जो है आपका डिनोटेशन टी हो जाएगा। ठीक है, टी से टेस्ला, इसलिए टी अक्षर से डिनोट करेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो 5 टेस्ला 10 टेस्ला ऐसे करके आपका जो है चलेगा। आगे कह रहा है कि इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक नाम हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन दूसरा नाम हो गया, तीसरा नाम हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इसका तीसरा नाम हो जाता है। अब इसके लिए थोड़ा एक फॉर्मूला हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ये तो हो गया कि कैसे मापेंगे, तो टेस्ला में मापेंगे। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हम लोग समझ गए, और ये आपका जो है स्ट्रेंथ बताता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसका स्ट्रेंथ बताता है। ये तीन चीज हम लोग ऊपर में देखें। अब इसका अगर एक फॉर्मूला देखें कि
अगर मैग्नेटिक फील्ड जो निकला उसका आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा बना उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो देखिए कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज। एक पहले चार्ज ले लिए, उस चार्ज को हम लोग मान लिए कि वो कितना है, क्यू है। कोई भी चार्ज अगर आप ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 10 कूलम 20 कूलम कितना का है। तो लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग इन विथ वेलोसिटी v। अब चार्ज को मूव करा दीजिए, तो मूव करने का मतलब क्या हुआ, करंट बन गया। चार्ज जब मूव कर रहा है तो चार्ज जब मूव कर रहा है तो करंट बन जाएगा। तो मान लीजिए क्यू चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बना वो मान लेते हैं अभी फिलहाल कि वो बी बना। यही बी हम लोग को आगे कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बनेगा। तो यहाँ कह रहा है कि लेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज बी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बना उसको बी मान लिए। एराइजेज इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन v एंड b। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग जो है एक एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं कि v और b के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको थीटा मान ले रहे हैं। देखिएगा ये वाला आपका जो है फिगर है, इधर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है, राइट साइड में। इधर जो है नीचे के तरफ आप देखिएगा कि जो आपका चार्ज जो मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन इधर है, मतलब चार्ज यहाँ से निकला होगा और नीचे आपका जो है ये डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में ये मूव किया, मतलब चार्ज का डायरेक्शन देखिए भी के तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड जो बना उसका भी डायरेक्शन उस पॉइंट पे जो होगा वो मान लीजिए बी के तरफ है, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बना, एंगल क्रिएट हुआ, उस एंगल को हम लोग मान लिए थीटा। तो इससे जो फोर्स लगेगा, चार्ज में जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन देखिए हम लोग ऊपर के तरफ एफ दिखाए हैं, और उसके लिए इन्होंने क्या क्या कैलकुलेशन किया उसको देखिएगा नीचे हम लोग यहाँ पर समझिएगा। नाउ फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व। जब ऐसा किया गया कि चार्ज को जब हम लोग जो है भी के तरफ भी वेलोसिटी से मूव कराएं तो उस समय क्या क्या चीजें देखी गई इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो मान लीजिए कि आप जो चार्ज मूव कराएं, चार्ज को मूव कराने के बाद यहाँ पर आपका जो है एक कंपास यहाँ पर रख दी, मान लेते हैं फिलहाल कि यहाँ पर एक कंपास रख दिए। हाँ, तो चार्ज जब मूव कर रहा है और उसके सामने हम एक कंपास यहाँ पर ऐसे रख देंगे तो कंपास दिखिएगा कि आपका डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर डिफ्लेक्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि उसमें फोर्स लगा होगा, एक बल लगा होगा, और फोर्स लगा इसीलिए तो वो मूव किया होगा। कोई भी चीज को अगर आपको मूव कराना है, कंपास यहाँ मूव कर रहा है तो बिना फोर्स लगे तो मूव करेगा नहीं, तो उसमें फोर्स लगा होगा, और उसी के फोर्स का डायरेक्शन देखिए हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे दिखा रहे हैं। अब क्या क्या चीजें की गई देखिएगा। पहला चीज क्या किया गया कि एफ जो लगा, फोर्स जो लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखा गया क्यू का। पहले हम लोग क्या किए कि मान लीजिए 5 कूलम का चार्ज जो है फ्लो कराएं, तब देखें कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। फिर हम लोग 5 कूलम के बदले थोड़ा सा बढ़ा के 10 कूलम कर दिए, तो सामने रखा हुआ जो आपका गैल्वेनोमीटर था, सॉरी गैल्वेनोमीटर बोल रहे हैं, कंपास था, उसमें देखे कि डिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ गया। हाँ, तो इसका मतलब पहला चीज हम लोग को ये पता चला कि अगर चार्ज को हम बढ़ाते जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो उतना ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन कहने का मतलब उसमें जो फोर्स लगेगा वो उतना ज्यादा होगा। अगर कंपास में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है इसका मतलब उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। तो पहला चीज देखा गया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को अगर हम बढ़ा देते हैं, जो अभी क्यू कूलम का चार्ज हम लोग पास करा रहे थे उसको धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट में बढ़ाया गया। पहले 2 कूलम दिए, तब देखे कि कंपास कितना आपका जो है मूव कर रहा है। फिर हम लोग जो है उसको बढ़ा के 5 कूलम कर दिए, तब देखें कि उसमें आपका जो है कितना हो रहा है। फिर 10 कूलम किए, तब देखें कि कंपास कितना डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है चार्ज को बढ़ाते गए वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ते गया। इसका मतलब क्या हुआ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जब उसी को जब हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकली तो कैसे लिखेंगे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, प्रयोग करके देखा गया कि चार्ज बढ़ रहा है तो कंपास आपका ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स जो होगा, फोर्स जो लगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका चार्ज का। पहला चीज उन्होंने देखा। दूसरा क्या देखें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी था, जिस डायरेक्शन से आपका जो मूव किया, तो यहाँ आप देखिएगा कि
चार्ज जो है वो आपका थोड़ा तिरछा मूव कर रहा है, नहीं चार्ज को आप जो मूव करा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन देखिएगा कि ऐसे है। तो आप पहले ही इस चीज को पढ़े हैं कि जब किसी चीज में तिरछा फोर्स लगता है तो उसका दो कंपोनेंट हो जाता है। मतलब कोई बॉडी को अगर हम तिरछा फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा आगे की तरफ भी मूव करेगा और थोड़ा नीचे की तरफ भी आपका जाएगा। तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो दो तरह से हो जाता है, एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक हो जाएगा आपका जो है नीचे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब कोई चीज को आप तिरछा फोर्स लगाइएगा तो यहाँ जो डायरेक्शन दिख रहा है उसके अनुसार क्या होगा, एक आपका आगे की तरफ मूव करेगा बॉडी और थोड़ा नीचे जाएगा। तो यहाँ इसको कंपोनेंट कहा जाता है। आप लोग पीछे से भी पढ़े हैं इस चीज को 11 क्लास में कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स करके ऐसे लिखते थे। तो अगर तिरछा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो उसका कंपोनेंट दो टाइप में होता था, एक हम लोग बोलते थे एफ कॉस थीटा और एक बोलते थे एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा जो था वो आपका ऊपर के डायरेक्शन में लगता था और एफ कॉस थीटा जो था वो आपका आगे के डायरेक्शन में लगता था। तो यहाँ भी उसी कंपोनेंट का बात हो रहा है। देखिएगा कि एफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इस चीज का v साइन थीटा। v साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b। जो v का आपका मैग्नेटिक फील्ड बना उसके परपेंडिकुलर आपका जो होगा वो आपका कंपोनेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जब साइन थीटा आप लिखते हैं इसका मतलब होगा कि ये एंगल जितना बढ़ते जाएगा, जब साइन थीटा लिखते हैं इसका अर्थ क्या होता है कि एंगल के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। और कॉस थीटा लिखने का मतलब होता है कि एंगल के बढ़ने से आपका जो है फोर्स घटेगा। साइन थीटा का आपको वैल्यू थोड़ा ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे होता है, 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2, 45 में 1/√2। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो है मान भी बढ़ रहा है। जैसे 90 डिग्री पहुंच जाइएगा तो साइन 90 डिग्री में 1 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़े और उसका वैल्यू भी बढ़े तो वहाँ साइन थीटा लेते हैं, और जब आपका एंगल बढ़ने से वैल्यू घट जाता है तो वहाँ कॉस थीटा लेते हैं। तो यहाँ जो बीच का एंगल आपको दिख रहा है ये वाला एंगल को देखिएगा, ये वाला एंगल को, तो इस एंगल को जैसे जैसे बढ़ाया गया, एंगल कैसे बढ़ेगा तो भी को थोड़ा तिरछा खींचते जाएंगे। भी अगर यहाँ के बदले यहाँ से आता तो एंगल थोड़ा बढ़ जाता, थोड़ा और यहाँ कर देते तो एंगल और बढ़ जाता। तो एंगल के बढ़ाने से क्या देखा गया कि आपका डिफ्लेक्शन बढ़ गया, तो इसका मतलब हो गया कि वहां साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि जो भी होगा वो आपका भी साइन थीटा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप दोनों को क्या देखिए यहाँ बताए भी होंगे कि भी साइन थीटा आपका कैसे आता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपका बी इधर है, इस डायरेक्शन में कोई बॉडी ऐसे है, इसका अगर हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जो आपका भी के डायरेक्शन में, तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा आपका इस तरह से जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, और एक जो होगा ऊपर की तरफ जाएगा जिसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालने में अगर हम लोग जाएं, यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे। साइन थीटा आपको याद है कि साइन थीटा इज इक्वल टू p/b होता है। तो देखिए थीटा यहाँ है तो p कौन सा साइड बनेगा, PAB सर, ये भी बनेगा। तो देखिएगा इन ट्रायंगल AOB में। और जब हम लोग इसका h लिखते तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो h जो होता OA होता, तो AB हाइपोटेनियस और OB OA का जो आपका जो है वैल्यू है उसको हम लोग भी माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका भी। तो देखिएगा AB इज इक्वल टू भी साइन थीटा हो गया। मतलब जो आपका AB निकल रहा है ये इसका नॉर्मल कंपोनेंट था, ऊपर की तरफ जाने वाला कंपोनेंट था आपका भी साइन थीटा। ये एकदम ऑब्वियस है। कॉस थीटा रहे तो उसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और साइन थीटा रहेगा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ से देखिएगा तीसरा लिखा कि आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब तीसरा चीज क्या घटा बढ़ा दिया गया, जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा था उसका इंटेंसिटी को अगर हम लोग बढ़ा देते, थोड़ा बड़ा पावरफुल आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाएंगे, मान ली 10 टेस्ला के बदले 20 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए तो भी देखे कि वहां आपका जो है डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जो मैग्नेट लगाए हैं, मैग्नेट लगाने का मतलब है कि मान लीजिए जो कंपास आप लिए हैं, कंपास भी छोटा बड़ा होता है, तो एक मान लीजिए छोटा कंपास लिए तो देखिए कि वहां थोड़ा आपका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। जैसे ही आप कंपास को थोड़ा बड़ा वाला कंपास लेते हैं जो थोड़ा आपका ज्यादा टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रखेगा तो वहां पर देखिए कि डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। तीसरा चीज उन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिक कंपास जो था उसका इंटेंसिटी को बढ़ा दिए, तो उस समय देखिए कि वहां भी फोर्स ज्यादा लग रहा है। अब समझिएगा उन्होंने
इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखिए। यहाँ पर जैसे एक तार लिए, इस तार में चार्ज को फ्लो कराना है और इसके सामने आपको एक मैग्नेटिक कंपास रख देना है और क्या करना है कि थोड़ा कुछ कुछ चीज बदल के देखना है कि उसका क्या असर होगा। तो पहला उन्होंने क्या किया कि चार्ज को घटाया बढ़ाया, जो चार्ज फ्लो कर रहा था तार में उसको कम ज्यादा किया। तो देखा कि अगर चार्ज बढ़ता है तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एंगल को घटाया बढ़ाया। साइन थीटा लेने का मतलब हुआ कि एंगल को घटाया बढ़ाया। तो जब उन्होंने एंगल को बढ़ाया तो देखा कि नहीं रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V साइन थीटा का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंपास को ही चेंज कर दिया। कंपास जो था पहले 2 टेस्ला का था मान लीजिए, उसको बढ़ा के 10 टेस्ला 20 टेस्ला ऐसे कर दिए। तो जैसे ही कंपास को बदल दिए फिर भी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब F जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड किया Q पे, कितना चार्ज है। उसके बाद डिपेंड किया V साइन थीटा पे कि आपका कितना एंगल है। और तीसरा डिपेंड किया आपका कि कंपास जो है वो कितना आपका पावरफुल खुद है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हुआ। और जब ये 3 चीजों पर हम लोग उसका जो है डिपेंडेंसी देखें तो आप जानते हैं कि तीनों को जब आपस में हम लोग जब ऐसे निकालते हैं तो कंबाइन किया जाता है लास्ट में, है ना। तो कंबाइनिंग ऑल रिजल्ट्स, जितने रिजल्ट्स हैं उसको कंबाइन कर देंगे तो ये लिखाएगा F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा। Q पहला वाला में था, V साइन थीटा दूसरा वाला में था और तीसरा वाला में B हुआ। तो जब तीनों को हम लोग यहाँ एक साथ मिलाएंगे तो F हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V साइन थीटा। और आप जानते हैं कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव किया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ F का बराबर हो जाएगा K Q V साइन थीटा। अब ये जो K होता है इसका वैल्यू 1 होता है। एक्सपेरिमेंटली आपको इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। और यहाँ लिख रहा है कि हेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और जिसका वैल्यू जो होता जा रही आवाज? जी सर। दिख रहा है स्क्रीन ना? यस सर। स्क्रीन यस सर। हाँ यस सर दिख रहा है। तो F जो हुआ वो हो गया K Q V साइन थीटा। अब जो K आया वो तो हम लोग जान रहे हैं कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट का वैल्यू होता है उसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जहाँ पर K का वैल्यू 1 होता है तो K को अगर 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 1 इंटू Q V साइन थीटा। अब इसको जब आप यहाँ पुट कीजिएगा तो पुट करने पर देखिए हो जाएगा F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा। ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ से हट जाएगा तो केवल आपका ये बच जाएगा। तो ये जो रिजल्ट बना देखिएगा, इसको आपको थोड़ा याद रखना है। आगे भी ये आपका जो है बार बार ये वाला रिजल्ट आपका यूज होगा कि Q चार्ज के कारण, अगर Q चार्ज भी वेलोसिटी से पास कर रहा है, Q चार्ज अगर भी वेलोसिटी से पास कर रहा है और जो मैग्नेटिक कंपास आप लिए हैं उसका इंटेंसिटी अगर V टेस्ला है तो कितना फोर्स उसमें लगेगा। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है Q V साइन थीटा। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग जो है फोर्स निकाल रहे थे जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू QE। उसको भी याद करा दे रहे हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, QE था। और यहाँ जब हम लोग जो है फोर्स निकालते हैं जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है QV साइन थीटा। ठीक, अब थोड़ा सा इसी को थोड़ा और एक फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखिएगा इतना लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इसको हम लोग जो है एक वेक्टर फॉर्म में भी सर यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्यों लगा है? किसमें वेक्टर V इंटू वेक्टर B में मैग्नीट्यूड क्यों लगा है? इसमें जो है आपका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है। तीर का बात करें ना, ये जो तीर लगा है नीचे वाला सर, अच्छा ये वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V इंटू B। हाँ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। पहले देखिएगा, ये अगर हम लोग जो है इस लाइन को थोड़ा समझ लीजिए तब यहाँ हम लोग आते हैं।
यहाँ पर हम लोग को कह रहा था v क्रॉस b। हाँ, v क्रॉस b कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों को आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो v क्रॉस b अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं तो पहले याद होगा आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, वी बी साइन थीटा करके ऐसे निकालते थे, वी बी साइन थीटा इंटू एन करके दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे। ये आप लोग को याद है? दो जी वेक्टर सर। का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा याद करिएगा। तो ऐसा कुछ था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू करके फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए बी साइन थीटा इंटू एन। तो यहाँ भी क्रॉस बी लिखेंगे तो वी बी साइन थीटा इंटू एन होगा। ऐसा फॉर्मूला था, Yes. याद है आप लोग को? जी सर। जी Yes. सर। चलिए एक बार रिकनेक्ट हो लीजिए तब फिर समझ में आएगा। हाँ, थोड़ा सा लग रहा है कि अब रिकनेक्ट होना पड़ेगा। एक बार रिकनेक्ट ही हो जाइए। हाँ,